जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। तो इसमें हर तरीके का सवाल पूछा जाएगा जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, साथ ही अदर कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो लुम्बिनी वर्तमान में अभी नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था सुधोधन। सुधोधन, तो आपको याद रखना है सुधोधन। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो पिता सुधोधन थे वह शाक्य वंश के नेता थे। शाक्य वंश के नेता थे, तो आपको याद रखना है शाक्य वंश के नेता थे उनके पिता। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था महामाया। महामाया। शायद आप सभी को मालूम नहीं होगा कि गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, महामाया की मृत्यु हो जाती है। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन करता है, तो उसकी मौसी करती है। तो उसकी मौसी का नाम क्या रहता है, तो उसकी मौसी का नाम रहता है प्रजापति गौतमी। तो आपको ये नाम को याद रखना है, प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का लालन पालन किया जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसका बचपन का नाम था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन बी कुशीनगर में। तो यहाँ पर वर्ड देख सकते हैं महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दो कि बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसी को यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके अलावा कुशीनगर कहाँ पर स्थित है, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। वाराणसी के पास स्थित है। इसके अलावा प्रथम उपदेश उन्होंने किसे दिया था, तो उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था, तो आपको याद रखना है 5 ब्राह्मणों को दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा गृह त्याग को कहा जाता है। यानी कि घर को त्याग देना, घर से दूर चले जाना और घर वापस नहीं जाना, तो गृह त्याग उसको कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध किस राजा के समय तक भगवान के पद पर आसीन थे। यानी कि गौतम बुद्ध को किस राजा के समय भगवान की उपलब्धि प्राप्त हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन बी कनिष्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन बी बोध गया में। और बोध गया अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, तो उसी के नीचे हुआ था। और उस पीपल के वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में। ऑप्शन ए श्रावस्ती में। इसके अलावा श्रावस्ती किसकी राजधानी है, तो यह कौशल देश की राजधानी है। कौशल देश की राजधानी है।
इसके अलावा श्रावस्ती में उन्होंने 21 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया था। गौतम बुद्ध ने 21 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था और गौतम बुद्ध उस स्थान पर रहकर अपने अनुयायी और शिष्य बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में दिया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम गुरु का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा आलार कलम, जो कि प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध के यहाँ पर 2 गुरु थे, तो पहला गुरु का नाम था यहाँ पर आलार कलम, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो जो बौद्ध साहित्य है उसको पाली भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन बी पाली भाषा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बौद्ध साहित्य जिसमें त्रिपिटक शामिल है, त्रिपिटक शामिल है, और त्रिपिटक में 3 यहाँ पर पिटक आते हैं। तो कौन कौन से पिटक आते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विनय पिटक आता है, इसके अलावा शुद्ध पिटक आता है, और इसके बाद फिर अभिधम पिटक आता है, अभिधम पिटक। तो आपको इन 3 पिटकों को याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा बोध गया में, ऑप्शन सी बोध गया में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो महाबोधि मंदिर है वो बोध गया में क्यों बनाया गया है? तो यहीं पर यानी कि बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यही कारण है कि यहाँ पर महाबोधि मंदिर को बनाया गया है, क्योंकि जो बोधि वृक्ष है, तो आपको याद रखना कि बोधि वृक्ष कहाँ पर है? तो बोध गया में है। और महाबोधि, तो यहाँ पर वर्ड यहाँ पर सेम मिल रहा है, बोधि वृक्ष और महाबोधि, तो बोध गया में दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन में क्या था? तो इसमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। और कैसे सहयोग नहीं करना था? तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अंग्रेजों के जो बनाए हुए स्कूल थे। इसके अलावा जो कोर्ट कचहरी हुआ करते थे वहाँ पर वकील नहीं जाते थे। इसके अलावा जो अंग्रेजी वस्तुएं होती थी यानी कि विदेशी वस्तुएं होती थी उसका बहिष्कार किया गया था। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर सहयोग नहीं किया गया था, तो इसको यहाँ पर असहयोग आंदोलन नाम दिया गया था। और असहयोग आंदोलन के कारण क्या था? तो इसका कारण था जो 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था? तो यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो यह भी एक बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे जो कि असहयोग आंदोलन को यहाँ पर बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस की कौन सा ऐसा अधिवेशन था जहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष का नाम पूछा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी कहा है? तो किसने कहा है? तो आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जा रहा था, तो इसमें विदेशी जो कपड़े थे उसको भारतीय लोग नहीं पहन रहे थे, तो ऐसे में उन कपड़ों को जला दिया जा रहा था। तो विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर एक ऐसा शख्स था जिन्होंने कहा कि यह एक अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी है। तो किसने कहा था? तो इसका जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में हुआ था। और अगर डेट पूछा जाता है तो डेट क्या हो जाएगा? तो इसका तारीख हो जाएगा 5 फरवरी 1922। तो इस दिन चौरा चौरी कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा में थाने में आग लगा देते हैं, जिससे कि 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। और फिर 11 फरवरी 1922
1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको याद रखना कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था या फिर कब वापस ले लिया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड होने के बाद वापस ले लिया गया था या फिर स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था या फिर प्रारंभ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन को कब शुरू किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है। तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तभी का समय, उस समय वायसराय कौन था, तो ये पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। तो उस समय वायसराय कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी, जो कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पर दो शख्स थे, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली, तो इसके द्वारा आंदोलन किया गया था। तो इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी और ख़त्म कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और यह एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, यानी कि अगुआ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन का साधन क्या था। तो ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन किया गया था, तो इसमें क्या कंडीशन था, तो इसका जवाब हो जाएगा अहिंसक साधन, यानी कि इसमें आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है और किसी प्रकार का हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस इसमें आपको विरोध प्रदर्शन करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस समूह के साथ हाथ मिलाया था। तो जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो गांधी जी ने एक समूह के साथ हाथ मिलाया था। तो यहाँ पर कौन सा समूह था, तो इसका जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खिलाफत आंदोलन में कौन से लोग शामिल थे, तो इसमें मुस्लिम लोग शामिल थे। और असहयोग आंदोलन में जब खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में किया जाने लगा, यानी कि हिंदू मुस्लिम जब एक हो गए, तो यहाँ पर एक विशाल रूप ले लिया जाता है असहयोग आंदोलन का, यानी कि हिंदू और मुस्लिम एकता का यहाँ पर विस्तार होने लगा था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।